नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का। बात करते हैं प्रश्न संख्या 1 की। तो प्रश्न संख्या 1 है, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना के सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों को आकलन के निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? ऑप्शन ए है सहयोगी प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी मानवीकृत परीक्षण, ऑप्शन सी तथ्यों पर आधारित प्रत्याय स्मरण के प्रश्न, ऑप्शन डी वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। इस प्रश्न का सही विकल्प ए है, अर्थात सहयोगी प्रोजेक्ट, क्योंकि वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतरक्रिया ही बालक की सोच एवं व्यवहार के निरंतर बदलाव लाता है। उनके अनुसार किसी बालक का संज्ञानात्मक विकास उसके अन्य व्यक्तियों से अंतर संबंधों पर निर्भर करता है। अतः इस सिद्धांत में विश्वास रखने के नाते सहयोगी प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों का आकलन किया जा सकता है। बात करें अगर प्रश्न संख्या 1 के, तो विकल्प ए सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। तो प्रश्न संख्या 2 है, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन ए शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, ऑप्शन बी बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें, ऑप्शन सी बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोणों को महत्व दें, ऑप्शन डी विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। इस प्रश्न का सही विकल्प होगा विकल्प सी, अर्थात बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे, क्योंकि अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व देते हुए शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, जिससे सभी छात्र लाभान्वित हो सकें। बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। तो प्रश्न संख्या 3 है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि पहला ऑप्शन इसमें विद्यार्थियों को भय और तनाव का संचार हो, ऑप्शन बी इसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि हो, फीडबैक प्राप्त हो, यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, डी विद्यार्थियों की उपलब्धियों के अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। इस प्रश्न का सही विकल्प बी है, अर्थात इसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो सके, क्योंकि आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि आकलन द्वारा बालक के त्रुटि का ज्ञान होता रहे, जिससे वह अपने कमियों को दूर कर सके और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। अतः प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन बी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। तो प्रश्न संख्या 4 है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है, ऑप्शन ए सत्तावादी, ऑप्शन बी अधिनायकीय, ऑप्शन सी अनुमतिपरक, ऑप्शन डी सुविधादाता। इस प्रश्न का सही विकल्प होगा विकल्प डी सुविधादाता, अर्थात राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका सुविधादाता के रूप में होना चाहिए। वह बालक के कमियों को दूर करे तथा मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। अतः प्रश्न 4 का ऑप्शन डी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। तो प्रश्न संख्या 5 है, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम ऑप्शन ए पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं, ऑप्शन बी का एकमात्र निर्धारक होती हैं, ऑप्शन सी के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, ऑप्शन डी पर कोई प्रभाव नहीं छोड़नी चाहिए। प्रश्न संख्या 5 का जो ऑप्शन है वो प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन ए सही है, अर्थात पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं, क्योंकि विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है, क्योंकि कक्षा में किया गया कार्य मार्गदर्शक का कार्य करता है। प्रश्न संख्या 5 का जो ऑप्शन ए है वो सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। तो प्रश्न संख्या 6 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना चाहिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना डैश, ऑप्शन ए काल्पनिक लक्ष्य है, ऑप्शन बी जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, ऑप्शन सी विद्यालयों पर भार बढ़ाना है, ऑप्शन डी शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा की परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। इस प्रश्न का सी सही है, अर्थात शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। तो प्रश्न संख्या 7 है, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन है ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को
अलग अलग महसूस कर सकते हैं। ऑप्शन बी सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। ऑप्शन सी सही क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। ऑप्शन डी गलत क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। इस प्रश्न का सही विकल्प होगा विकल्प बी सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों के साथ अनेक कौशल सीखते हैं। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। यह सही है क्योंकि बालक का विकास अपने साथी समूह में होता है और वह अपने मित्रों के द्वारा अनेक कौशल सीखते हैं। अतः प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन बी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की। तो प्रश्न संख्या 8 है सुनने में असमर्थ बच्चा। ऑप्शन ए श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। ऑप्शन बी केवल अकादमिक शिक्षा में लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। ऑप्शन सी नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त साधन उपलब्ध कराया जाए। ऑप्शन डी नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। अर्थात इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा क्योंकि नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए। प्रश्न संख्या 8 का जो ऑप्शन सी है वो सही है। सुनने में असमर्थ बच्चा नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए। समावेशी शिक्षा में सामान्य बच्चों के साथ समस्यात्मक बालक को पढ़ाया जा सकता है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 का। तो प्रश्न संख्या 9 है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। ऑप्शन ए वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। ऑप्शन बी यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। ऑप्शन सी वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। वह रस्मी व्यवहार होता है जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। प्रश्न संख्या 9 का जो ऑप्शन बी है वो सही है क्योंकि प्रतिभावान बालक को कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं लगती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है तथा ऊब जाता है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 का। तो प्रश्न संख्या 10 है एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। ऑप्शन ए अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। ऑप्शन बी ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। ऑप्शन सी अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। ऑप्शन डी विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है डी अर्थात विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके क्योंकि प्राथमिक कक्षा में शिक्षिका अपने अधिगम को प्रभावी कर सकती है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन से संबंधित करके। ऐसा करने से विद्यार्थी विषय वस्तु को अपने जीवन से जोड़ जाते हैं और अधिगम प्रभावशाली बनता है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की। तो प्रश्न संख्या 11 है बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। और नंबर 1 बच्चे जानकारी को निष्क्रिय प्राप्त करता है। नंबर 2 बच्चे समस्या समाधान करता है। ऑप्शन या नंबर 3 बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। ऑप्शन 4 या बात करें नंबर 4 की तो बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। इसका ऑप्शन ए है 1, 2 और 4। इसका ऑप्शन बी है 2, 3 और 4। ऑप्शन सी है 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है बी 2, 3 और 4। बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है। अतः इस प्रश्न का सही ऑप्शन है बी। बात करते हैं प्रश्न संख्या 12 की। तो प्रश्न संख्या 12 है विद्यार्थियों में प्रत्ययात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावी है। ऑप्शन ए है पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। ऑप्शन बी यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। ऑप्शन सी विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन डी जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। प्रश्न संख्या 12 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है अर्थात विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। बात करते हैं प्रश्न संख्या 13 का। तो प्रश्न संख्या 13 है प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। ऑप्शन ए जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकता की पूर्ति होती हो और वे अनुभव करते हैं कि वे
महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी, जहां शिक्षक एकाधिकारवादी और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी, जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्रित होता है और बल दिया जाता है। ऑप्शन डी, जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों को निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो इस प्रश्न का सही विकल्प ए होगा, अर्थात जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि बालक वहाँ बेहतर तरीके से सीखते हैं जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। इसे ही बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं, जहाँ बालक की सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है। अतः प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन ए सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 14 का। तो प्रश्न संख्या 14 है, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है, एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? और नंबर 1, बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं। 2, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। 3, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। बात करें अगर प्रश्न संख्या 14 का, तो इसका ऑप्शन ए दे रखा है ए और बी, बी दे रखा है बी और सी दे रखा है ए बी सी, डी दे रखा है केवल बी, अर्थात इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो डी, जिसमें लिखा है केवल बी। केवल बी का मतलब बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। अतः प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर होगा वो होगा बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, जिसका ऑप्शन डी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 15 की। तो प्रश्न संख्या 15 है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? तो प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन ए है, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो, तुम उसके जैसा क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। ऑप्शन सी, काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफी मिलेगी। ऑप्शन डी, इसे करने की कोशिश करो तुम भी सीख जाओगे। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है डी, इसे करने की कोशिश करो और तुम भी सीख जाओगे, क्योंकि शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को से कहे कि तुम लोग इसे करने की कोशिश करो और तुम लोग सीख जाओगे, इससे विद्यार्थियों को भीतरी प्रेरणा मिलेगी और वह कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। अतः प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन डी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 16 की। तो प्रश्न संख्या 16 है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? ऑप्शन ए, उनमें चिंता और डर पैदा करके। ऑप्शन बी, प्रतियोगितात्मक परीक्षण से। ऑप्शन सी, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। ऑप्शन डी, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे टॉफी। इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो सी होगा, अर्थात व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, क्योंकि बालक को आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए अध्यापक बालक की व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने में तथा उसमें निपुणता पाने में मदद करें। अतः प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन सी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 17 की। तो प्रश्न संख्या 17 है, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। ऑप्शन ए, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। ऑप्शन बी, रटकर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छा बने। ऑप्शन सी, दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। ऑप्शन डी, ऐसे काम करने के लिए जिसमें परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सके। प्रश्न संख्या 17 का जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन ए है, सीखने के लिए वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें, क्योंकि प्रारंभिक कक्षा में शिक्षक बालकों को सीखने के प्रति जिज्ञासु बनाता है तथा सीखने के लिए ही सीखना पसंद करे, ऐसा दृष्टिकोण बालक में उत्पन्न करता है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 18 की। तो प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है? ऑप्शन ए, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन बी, शारीरिक दंड। ऑप्शन सी, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। ऑप्शन डी, प्रतियोगितात्मक कक्षा। इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प सी होगा, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, क्योंकि व्यक्ति सापेक्ष अधिगम प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है, यह एक अनुकरणीय शिक्षा भी है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 19 की। तो प्रश्न संख्या 19 है, विकास का सिरह पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। ऑप्शन ए, सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर। ऑप्शन बी, भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर। ऑप्शन सी, सिर से पैर की ओर। ऑप्शन डी, ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की ओर। इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा सी, सिर से पैर की ओर। सिर से पैर की ओर। सिरह पदाभिमुख यानी
मुखी में शारीरिक विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। प्रयोगात्मक अध्ययनों के आधार पर यह दिखाया गया है कि प्रसूति काल तथा जन्म के बाद के समय में बच्चों का शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास दो प्रकार के नियमों से निर्देशित होता है। पहला मस्तकाधोमुखी नियम तथा निकट उर नियम। इन दोनों नियमों को मिलाकर एक साथ विकासात्मक दिशा का नियम कहा जाता है। अतः प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन सी सही होगा। बात करते हैं प्रश्न संख्या 20 की। तो प्रश्न संख्या 20 है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए जन्म पूर्व का समय, ऑप्शन बी मध्य बचपन का समय, ऑप्शन सी वयस्कावस्था, ऑप्शन डी प्रारंभिक बचपन का समय। इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प डी होगा, अर्थात प्रारंभिक बचपन का समय। जिन पियाजे के अनुसार भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय प्रारंभिक बचपन का ही समय होता है। अतः प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन डी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 21 की। तो प्रश्न संख्या 21 है, एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। ऑप्शन ए अनुवांशिकता और पर्यावरण, ऑप्शन बी वृद्धि और विकास, ऑप्शन सी स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, ऑप्शन डी अनुशासन और पौष्टिकता। प्रश्न संख्या 21 का जो सही ऑप्शन होगा वो प्रश्न संख्या 21 की बात करें तो प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन ए सही होगा, अनुवांशिकता और पर्यावरण। बात करते हैं प्रश्न संख्या 22 की। तो प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? ऑप्शन ए है परिवार और पास पड़ोस, ऑप्शन बी विद्यालय और पास पड़ोस, ऑप्शन सी विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, ऑप्शन डी परिवार और रिश्तेदार। इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा, विद्यालय और पास पड़ोस, क्योंकि सामाजिकरण के गौण वाहक विद्यालय और पास पड़ोस ही होते हैं। बात करते हैं प्रश्न संख्या 23 की। तो प्रश्न संख्या 23, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। ऑप्शन ए संतुलन, ऑप्शन बी सामाजिक अन्योन क्रिया, ऑप्शन सी मानसिक प्रारूपों का समायोजन, ऑप्शन डी उद्दीपक अनुक्रिया का उगमन। प्रश्न संख्या 23 का जो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा, सामाजिक अन्योन क्रिया। सामाजिक अन्योन क्रिया, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण सामाजिक अन्योन क्रिया है। लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा को महत्वपूर्ण बतलाया है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 23 की। तो इसका ऑप्शन भी सही है, अर्थात सामाजिक अन्योन क्रिया। बात करते हैं प्रश्न संख्या 24 की। तो प्रश्न संख्या 24 है, किसी बच्चे को दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ऑप्शन ए दंड आज्ञाकारिता का अनुकूलन, ऑप्शन बी सामाजिक संकुचन अनुकूलन, ऑप्शन सी अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, ऑप्शन डी कानून और व्यवस्था अनुकूलन। इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा बी, अर्थात सामाजिक संकुचन और अनुकूलन, क्योंकि यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। यह कथन सामाजिक संकुचन अनुकूलन के तहत आता है। इस सोपान के अंतर्गत उचित कार्यों को आलोचनात्मक ढंग से परख कर समस्त समुदाय के द्वारा स्वीकृत किए गए सामान्य व्यक्तिगत अधिकारों व मानदंडों के रूप में परिभाषित करने की प्रवृत्ति आ जाती है। तो प्रश्न संख्या 24 का जो विकल्प होगा वो बी होगा, सामाजिक संकुचन और अनुकूलन। बात करते हैं प्रश्न संख्या 25 की। तो प्रश्न संख्या 25 है, जिन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, ऑप्शन बी वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ऑप्शन सी ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, ऑप्शन डी शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। बात करें प्रश्न संख्या 25 का। तो प्रश्न संख्या 25 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए मतलब शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, क्योंकि जिन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए विद्यार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन आवश्यक है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 26 की। तो भाई प्रश्न संख्या 26 है, जिन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीम निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है, इन दो प्रक्रियाओं का
जाना जाता है? इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। ऑप्शन ए समायोजन और अनुकूलन के रूप में, ऑप्शन बी समावेशन और अनुकूलन के रूप में, ऑप्शन सी सामीकरण और संशोधन के रूप में, ऑप्शन डी समावेशन और समायोजन के रूप में। बात करें अगर प्रश्न संख्या 26 की, तो इसका सही विकल्प होगा डी समावेशन और समायोजन के रूप में, क्योंकि नवीन जानकारी में संशोधन समायोजन होता है तथा नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन समावेशन होता है। अतः प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन डी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 27 की, तो प्रश्न संख्या 27 है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसा वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो ऑप्शन ए खोज को प्रोत्साहन देता है, ऑप्शन बी नियामक है, ऑप्शन सी समावेशन को हतोत्साहित करता है, ऑप्शन डी आवृत्ति को बढ़ावा देता है। प्रश्न संख्या 27 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा डी, आवृत्ति को बढ़ावा देता है, क्योंकि प्रगतिशील कक्षा व्यवस्था में शिक्षक आवृत्ति को बढ़ावा देकर अधिगम को और सुगम बनाता है। अतः प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन डी सही होगा। बात करते हैं प्रश्न संख्या 28 की, तो प्रश्न संख्या 28 है कि हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि ऑप्शन ए हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हों, ऑप्शन बी बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि यानी IQ परीक्षा से निर्धारित किया जा सकता है, ऑप्शन सी शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे, ऑप्शन डी क्षमता भाग्य और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती, ऑप्शन डी अगर बात करें प्रश्न संख्या 28 का, तो ऑप्शन सी सही है, अर्थात शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत यह सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। अतः प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन सी है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 29 की, तो प्रश्न संख्या 29 है कि कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है, लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों को अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे, ऑप्शन बी जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा, ऑप्शन सी जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा और लेव वाइगोत्स्की इसे खोजबीन मानेगा, ऑप्शन डी जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी मां के अनुकरण के रूप में करेंगे। प्रश्न संख्या 29 का जो सही विकल्प है वो डी, अर्थात जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी मां के अनुकरण के रूप में करेंगे, क्योंकि जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी मां के अनुकरण के रूप में करेंगे, क्योंकि लड़की में ऐसे गुणों का विकास अपने माता के क्रियाकलापों को देखकर ही उत्पन्न होता है। अतः प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन डी सही होगा। बात करते हैं प्रश्न संख्या 30 की, तो प्रश्न संख्या 30 है, लिंग है जैविक सत्ता, बी शारीरिक संरचना, ऑप्शन सी सहज गुण, ऑप्शन डी सामाजिक संरचना। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ए जैविक सत्ता, अर्थात लिंग एक जैविक सत्ता है। यह आज के हमारे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न।